देखो फाउंडेशन में अपने एक सब्जेक्ट चलता है, सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा जो सिलेबस है वो 2016 ही रहने वाला है। इवन चाहे नया सिलेबस आ जाए डजंट मैटर, तुम्हारे लिए 2016 सिलेबस ही रहने वाला है। ठीक है, तो तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचना कि कौन सा सिलेबस रहेगा क्या रहेगा, तो तुम्हारे लिए यही रहेगा। अच्छा, उसके अलावा देखो हमारा इसमें ना दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो हो गया मैथमेटिक्स हो गया, एक हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो 40 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स जो है वो 60 मार्क्स का है। तो 40-60 का रेशो है, मैथ्स और स्टैट्स के बीच में 40-60 का रेशो है। मैथमेटिक्स जो है वो तुम्हारा 40 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स जो है वो 60 मार्क्स का है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में देखो हमारे पास दो चैप्टर्स होंगे या दो टॉपिक्स रहेंगे, अरिथमेटिक रहेगा और एल्जेब्रा रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में दो टॉपिक्स रहेंगे, तो तुम्हें यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। मैथमेटिक्स में दो स्टडी नोट है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स में दो स्टडी नोट है, अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा। ऐसे ही बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में तीन चार चार स्टडी नोट है। एक में तो इंट्रोडक्शन है, एक में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन है, वही सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला। उसके अलावा कोरिलेशन रिग्रेशन है और एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मैथ्स और स्टैट्स का अपने पास में सिलेबस है। अच्छा, स्पेसिफाइड ऑलरेडी क्वेश्चन है और स्पेसिफिकली ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने परसेंट कवर हो। जैसे अरिथमेटिक में से 20% यानी 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है। एल्जेब्रा में से 20% मतलब 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो इंट्रोडक्शन है उसमें 10 मार्क्स का, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में 30 मार्क्स का, कोरिलेशन रिग्रेशन में 10 मार्क्स का एंड प्रोबेबिलिटी वुड बी फॉर 10 मार्क्स। इस तरह से स्पेसिफिकली मॉड्यूल में ही दिया हुआ है और पैटर्न भी यही रहता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पैटर्न के बेस पर आते हैं। अच्छा, आप एग्जाम की बात कर रहे हैं तो एग्जाम में जो तुम्हारा पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन पेपर होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर जिसमें एमसीक्यूज आएंगे, 50 एमसीक्यूज आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो अगर 50 एमसीक्यू 100 मार्क्स के हैं, इसका मतलब हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। तो अगर हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का है तो मतलब टोटल 20 एमसीक्यू तो आने वाले हैं मैथ से और 30 एमसीक्यू आने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। तो 20 एमसीक्यू 2 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स हो गए और 30 एमसीक्यू 2 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स हो गए। तो टोटल 20 एमसीक्यू आने वाले हैं मैथमेटिक्स से और 30 एमसीक्यू आने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा देखो हम स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स स्टैट में ऐसा कुछ समझाने का नहीं है एज सच। तुम मैथ्स कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, तुमने कई सालों तक मैथ्स पढ़ी है, तो उसमें एज सच को समझाने का नहीं है कि मैथ्स का बेसिक क्या होता है, मैथ्स में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या किस तरह की कैलकुलेशन की जाती है, वो तुम्हें सब बेसिक आइडिया तुम सब लोगों को पता है। ठीक है, क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, तो हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्कशन वर्थलेस है, उसमें कोई लेना देना नहीं है हमें उस डिस्कशन। तो हमें करना क्या है फिर, अगर हमें उस डिस्कशन से लेना देना नहीं है तो हमें करना क्या। यहां पर तुम एक चीज समझ लो, थोड़ा सा यहां पर है ना एक प्रॉब्लम है छोटी सी मैथमेटिक्स। प्रॉब्लम क्या है, शायद तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, शायद तुम लोगों ने समझा नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ तुम लोगों में से किसी के पास भी 11th 12th में मैथमेटिक्स थी। 11th 12th में मैथमेटिक्स मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैथमेटिक्स तुम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, किसी ने छोड़ा नहीं मैथमेटिक्स को पढ़। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मैथमेटिक्स थी 11th 12th में? तुम में से कोई भी? जिसके पास हो वो बता दो। ठीक है, तो इसका मतलब किसी के पास नहीं थी तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स थी तो तुम्हें आता नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर तुम लोग मैथमेटिक्स से टच में रहते हो ना, तो एक चीज तुम्हारी क्लियर हो जाती है, और वो क्लियर वैसे तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन एक चीज क्लियर हो जाती है, क्लियर ये हो जाता है कि मैथमेटिक्स है ना वो कुछ टॉपिक्स पर बेस्ड होती है। कुछ टॉपिक्स पर बेस्ड होने का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ रीजनल या कुछ लोकल प्रॉपर्टीज यूज की जाती है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में लोकल प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, बहुत सारे चैप्टर में।
हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, वहां पर हम रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, वहां पर हम पावर यूज करें, पावर की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, उन बेसिक चैप्टर की प्रॉपर्टीज को बाकी चैप्टर्स में भी यूज किया था। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, उन बेसिक चैप्टर्स की प्रॉपर्टी को बाकी चैप्टर्स में भी यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है पावर्स केवल पावर वाले चैप्टर में यूज होने वाली है, पावर दूसरे चैप्टर्स में भी यूज की जाती है। इक्वेशन जो होती है वो केवल इक्वेशन में यूज नहीं की जाती, इक्वेशन दूसरे चैप्टर्स में भी यूज की जाती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें पहले समझ में आना चाहिए। जो हमें पहले समझ में अगर आ जाता है तो बाकी चैप्टर्स को करना आसान होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये जो सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो कंटेंट्स वगैरह दिए हुए, इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो बेसिक चैप्टर्स है ना, उनको अलाइन सही नहीं किया हुआ है। ये गलत तरह से अलाइनमेंट है कि उसने अर्थमेटिक अलग कर दिया, एल्जेब्रा अलग कर दिया, जबकि बेसिक चैप्टर एक साथ होने चाहिए था, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने चाहिए। सो बेसिक चैप्टर, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे चैप्टर्स जिनकी प्रॉपर्टी और दूसरे चैप्टर्स में और दूसरे टॉपिक्स में भी काम है। ऐसे चैप्टर्स या ऐसे टॉपिक या ऐसी प्रॉपर्टीज जो उस चैप्टर में तो होती ही होती है, जैसे पावर वाली प्रॉपर्टी पावर के साथ तो होती ही होती है, लेकिन वही पावर वाली प्रॉपर्टीज किसी दूसरे चैप्टर में भी काम आती है। तो इसीलिए हम जब मैथ्स को पढ़ेंगे ना, हम स्टार्ट देखो मैथ्स से ही करेंगे। ठीक है, स्टेट्स हम बाद में पढ़ेंगे, हम स्टार्ट जो करेंगे वो मैथ्स से ही करेंगे। स्टेट थोड़ा आसान भी है और वो थोड़ा जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लगभग स्टेट्स को कंप्लीट होने में 1 महीना लगता है, मैथ्स को कंप्लीट होने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। तो हम पहले मैथ्स को ही पढ़ें। तो हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स से, लेकिन क्वेश्चन यानी जो हम पढ़ेंगे ना मैथ्स में, जो भी कुछ टॉपिक हम पढ़ते हुए चलेंगे ना, वो टॉपिक हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, फिर 2 पढ़ लिया, फिर 3 पढ़ लिया, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ना, हम ऐसा नहीं करें। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना, बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज बार बार काम आती। तो पहले हम जो बेसिक चैप्टर, जो ऐसे चैप्टर है जिनकी प्रॉपर्टीज हमें पहले समझ में आनी चाहिए, तभी हम मैथ्स के बाकी और चैप्टर्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम उन बेसिक चैप्टर्स को करेंगे क्लास में। अब वो बेसिक चैप्टर्स कौन कौन से हैं? वो चैप्टर है रेशो, वो चैप्टर है प्रोपोर्शन, ठीक है, वो बेसिक चैप्टर है इंडाइसेस, वो बेसिक चैप्टर है लॉगरिथम, और वो बेसिक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहले हम इन्हीं बेसिक चैप्टर्स को करें। हम चाहे तो वेरिएशन कर सकते हैं, वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, डिफरेंट होने का मतलब इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगती, इसकी तो स्पेसिफिक, इस चैप्टर की प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हो। तो हम चाहे ना तो हम इन चैप्टर्स को करेंगे। तो हम पहले है ना, देखो सुन, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि सर आप लाइन वाइज क्यों नहीं करवा रहे हमें चैप्टर, कि पहले फर्स्ट चैप्टर करवा दो, फिर सेकंड चैप्टर करवा दो, फिर थर्ड करवा दो, आप लाइन वाइज क्यों नहीं करवा? तो लाइन वाइज में चैप्टर करवा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को यही चैप्टर्स आते हैं, मैं तुम्हें इनको पढ़ाऊंगा, बीच में मैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लूंगा, फिर मैं तुम्हें वो भी पढ़ा दूंगा। तो ऐसा नहीं मेरा कि मेरे को सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता। बस मैं ये चाहता हूं कि जब हम मैथ्स का कोई और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें और उसमें हम किसी बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करें। बेसिक प्रॉपर्टी जैसे तुमने सुना होगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब ये तो ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन में ही काम आने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो इक्वेशन की हुई, ये तो एक इक्वेशन ही बनी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक इक्वेशन होती है। अब प्रॉपर्टी तो इक्वेशन की है, लेकिन सिर्फ इक्वेशन में काम नहीं आती, ये और दूसरी जगह भी काम आती है और दूसरे चैप्टर्स में भी काम आती है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करें मैथ्स में, हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करें। और वो बेसिक चैप्टर्स कौन कौन से हैं? वो बेसिक चैप्टर है चैप्टर नंबर 1.1, चैप्टर नंबर 2.2 एंड चैप्टर नंबर 2.4। इन 3 बेसिक चैप्टर्स को हम पहले कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स को कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1.1। ठीक है, या स्टडी नोट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। तुम्हें कुछ अगर बात करनी है इस बारे में, मैथ्स के बारे में तुम्हें कुछ बात करनी है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में तुम्हें कुछ बात करनी है, पेपर के बारे में अगर कुछ और पूछना है, कुछ और समझना है, तो एक बार मुझसे पूछ।
अच्छा, इसमें कोई मेरे को कंफ्यूजन नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे बीच बीच में से चैप्टर्स क्यों पढ़, हम ऐसा लाइन वाइज चैप्टर या हम जैसा हमें टेबल दी गई उस तरह से हम चैप्टर्स को क्यों नहीं पढ़ रहे, हम बीच बीच में से क्यों कर रहे हैं, मैंने तुम्हें इसके पीछे रीजन बता दिया। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है इसमें तो एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लो इसके बीच। नहीं, ठीक है, चलो। तो आज से फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट, रेशो वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रेशो। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रेशो। ठीक है, पहले रेशो पढ़ेंगे, फिर प्रपोर्शन पढ़ेंगे, फिर वेरिएशन पढ़ेंगे। तो हम स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रेशो। ठीक है, अच्छा पहले बात कर लेते हैं रेशो होता क्या है। वैसे तो हम सब ने रेशो सुना है, लेकिन ठीक है, हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो रेशो होता क्या है। दो या दो से ज्यादा यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन को, दो या दो से ज्यादा यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन को कहा जाता है रेशो। दो या दो से ज्यादा यूनिट्स के बीच में जो भी कंपैरिजन हम करते हैं उस कंपैरिजन को कहा जाता है रेशो। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर यूनिट्स। हम दो या दो से ज्यादा यूनिट्स के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को कहा जाता है रेशो। तो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर यूनिट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशो। अब सबने रेशो देखा है कि रेशो कैसा हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि जिसने 10th क्लास 12th क्लास पास कर लिया उसने कभी रेशो नहीं देखा। रेशो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, 5:7, 3:8, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा यूनिट के बीच में कंपैरिजन जो किया जाता है उस कंपैरिजन को बोला जाता है रेशो। और रेशो को जो लिखने का तरीका है वो ऐसा होता है, ए रेशो बी। रेशो को जो लिखने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है, ए रेशो बी। अब ए क्या होता है यहाँ पर, ए होता है, ए मतलब जो पहली यूनिट होती है रेशो में, पहली यूनिट होती है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। रेशो में जो पहली यूनिट होती है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। और रेशो की जो दूसरी यूनिट होती है उस यूनिट को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो रेशो में जो पहली टर्म होती है फर्स्ट टर्म, ए रेशो बी, इस फॉर्म में लिखा जाता है रेशो हमेशा। तो ए रेशो बी में जो ए है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट और जो बी है उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, चलो आगे समझो, साथ साथ लिखते रहना तुम ये सब चीजें ना, ये सब चीजें वैसे तुम्हें पता होगी लेकिन फिर भी एक बार साथ साथ लिखते रहना। अच्छा, अब आगे समझो, जब भी हम रेशो का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी हम रेशो बनाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम रेशो बनाते हैं तो रेशो बनाते टाइम दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। रेशो बनाते टाइम दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है रेशो के लिए, रेशो बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेशो के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए। यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए। अच्छा, यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक यूनिट मेजरमेंट ऐसा होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, लीटर्स, ठीक है, रुपीस,
इस तरह के यूनिट मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि मान लो कि मैं 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए और 50 रुपए के बीच में रेशो बनाना चाहता हूँ। 10 रुपए और 50 रुपए के बीच में रेशो बनाना चाहता हूँ, तो 10 रुपए और 50 रुपए के बीच में रेशो बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 रुपए और 50 किलोग्राम के बीच में रेशो बनाना चाहता हूँ, 10 रुपए और 50 किलोग्राम के बीच में रेशो बनाना चाहता हूँ, तो कभी नहीं बना। अगर मेरे को रेशो बनाना है ना, तो रेशो बनाने के लिए जो यूनिट मेजरमेंट है, दोनों का यूनिट मेजरमेंट रुपीस है, सेम है, बन जाएगा। 10 मीटर और 50 मीटर्स के बीच में भी रेशो बन, यूनिट मेजरमेंट सेम है। यूनिट मेजरमेंट अगर सेम है ना, तो रेशो बन। लेकिन अगर यूनिट मेजरमेंट अलग है, मान लो एक यूनिट मेजरमेंट तो है 10 मीटर और दूसरा यूनिट मेजरमेंट है 50 किलोमीटर, अब इनके बीच में रेशो नहीं बनेगा। 10 मीटर और 50 किलोमीटर के बीच में रेशो नहीं बनेगा, लेकिन अगर 50 किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये भी मीटर हो जाएगा और ये भी मीटर, अब रेशो बन जाएगा। तो अगर यूनिट मेजरमेंट सेम है, एक्चुअली में क्या, अभी लाइट चली गई थी तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से बंद हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे ये समझा रहा था तुम्हें, ठीक है, कि जब हम रेशो बनाते हैं ना, तो रेशो बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये काम करता है कि जिन भी यूनिट्स के बीच में हम रेशो बना रहे हैं, जिन भी वैल्यूज के बीच में हम रेशो बना रहे हैं, उन वैल्यूज का, उन यूनिट्स का यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना रेशो में, अब कॉमन फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे हम, उन सब कॉमन फैक्टर्स का एलिमिनेशन होना चाहिए। जितने भी रेशो में कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उन सब कॉमन फैक्टर्स का एलिमिनेशन होना चाहिए, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो हम है ना रेशो बनाना चाहते हैं 10 रुपीज और 50 रुपीज के बीच में। अच्छा, पहले तो ये बताओ, इन दोनों के बीच में रेशो बनाया जा सकता है क्या? 10 रुपीज और 50 रुपीज के बीच में रेशो बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का यूनिट मेजरमेंट सेम है, ठीक है। अब अगर दोनों के बीच में रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं ना, तो जो भी कॉमन फैक्टर है ना, उनको हम हटाना स्टार्ट कर दें। जैसे दोनों में रुपीस कॉमन है, रुपीस को हटा दो, तो बचा क्या? बचा 10, 50, ठीक है। अभी भी कुछ कॉमन है दोनों में, बिल्कुल। दोनों में कॉमन है कि दोनों ही नंबर 10 के मल्टीपल्स है। अभी भी यही कॉमन बच रहा है कि दोनों नंबर 10 के मल्टीपल्स है, दोनों ही नंबर। तो इसमें से 10 को डिवाइड कर देता है, इसमें से भी 10 को डिवाइड कर देता है, क्योंकि दोनों ही नंबर 10 के मल्टीपल है ना, तो रेशो बनेगा 1:5। और ये हमारा आंसर है, 1:5 हमारा आंसर है, क्योंकि हमने जो भी कॉमन चीजें थी, जैसे रुपीस दोनों में कॉमन था, हमने हटा दिया, ठीक है। 10 और 50 दोनों ही 10 के मल्टीपल थे, हमने दोनों को 10-10 से डिवाइड कर दिया। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है, इन वैल्यूज में कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है, तो जो बचेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना, उन सब कॉमन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि 32 और 24 के बीच में रेशो बनाओ, 32 और 24 के बीच में रेशो बनाओ। तो देखो, दोनों में कॉमन फैक्टर है, क्या कॉमन फैक्टर है? कि दोनों ही 2 के मल्टीपल है। वैसे तो 4 की भी मल्टीपल है, लेकिन मैं एक एक करके समझा रहा हूं कि दोनों ही 2 के मल्टीपल है। अब दोनों अगर 2 के मल्टीपल है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो बचेगा 16 और 12। वापस से तुम ऑब्जर्व करोगे तो दोनों 2 के मल्टीपल है, तो वापस से 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 और 6।
अब तुम वापस से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ही 2 के मल्टीपल, तो 2 के मल्टीपल है तो तुम डिवाइड कर दोगे तो 3 और 2। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर कॉमन था कि दोनों नंबर्स 2 के मल्टीपल, यहाँ पर कॉमन था कि दोनों नंबर्स 2 के मल्टीपल, यहाँ पर कॉमन था कि दोनों नंबर्स 2 के मल्टीपल है, तो यहाँ पर था। हम कॉमन को एलिमिनेट करते गए, फाइनल हमारे पास नहीं है। तो हम अगर 32 और 24 के बीच में रेशियो बनाना चाहते हैं तो 32 और 24 के बीच में रेशियो बनेगा, वो रेशियो बनेगा 3:2। ठीक है, तो जो भी कॉमन फैक्टर होता है रेशियो में से, उस कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गई रेशियो बनाने के लिए काम में ली जाने वाली काम में लिया जाने वाला फैक्टर। ठीक है, कि इन दो फैक्टर्स को यूज करके यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए, और जो भी कॉमन फैक्टर है उनको सबको हटा देते हैं, हम सबको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इनको यूज करके हम रेशियोज बनाते हैं। चलो, ये तो बात हो गई रेशो की। ठीक है, कि रेशो क्या होता है, टू या टू से ज्यादा यूनिट्स के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो उन कंपैरिजन को रेशो बोला जाता है। रेशो की फॉर्म होती है A:B, जिसमें पहली टर्म A जिसको बोला जाता है एंटीसीडेंट, और दूसरी टर्म B जिसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। रेशो बनाते टाइम हमें दो चीजों का याद ध्यान रखना है कि यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए, और जो भी कॉमन फैक्टर है उन कॉमन फैक्टर्स को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये रेशो का एक तरह से इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टाइप टाइप ऑफ रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, टाइप ऑफ रेशियोज। टाइप ऑफ रेशियोज, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेशियो होते हैं, हम एक एक रेशियो को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला तो होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो होता है इक्वल रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो में फर्स्ट टाइप है इक्वल रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो में फर्स्ट टाइप है इक्वल रेशियो। अच्छा, इक्वल रेशियो क्या होता है? इक्वल रेशियो ऐसे रेशियोज होते हैं जहां पर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों की वैल्यू बराबर है। इक्वल रेशियो ऐसे रेशियो होते हैं जहां पर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक है, मतलब जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 5:5। 5:5 क्या हो गया? 5:5 इक्वल रेशियो है, क्योंकि एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों की वैल्यू बराबर है। ए का मतलब एंटीसीडेंट, बी का मतलब कॉन्सिक्वेंट, दोनों वैल्यू अगर बराबर है तो ऐसे रेशियो को कहा जाता है इक्वल रेशियो। अब देखो, रेशियो के साथ मैंने तुम्हें अभी बताया था, रेशियो जब तक उसमें कॉमन फैक्टर है तब तक उसको रेशियो नहीं बोला जाएगा, जब तक उसमें कॉमन फैक्टर है तो रेशियो नहीं बोला जाएगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों 5 में, कि दोनों ही 5 के मल्टीपल्स है। अगर दोनों ही नंबर 5 के मल्टीपल्स है तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 1:1। और कोई भी एग्जांपल लोगे ना, मान लो तुम लेते हो 7:7, या तुम लेते हो 8:8, तब भी उससे आंसर क्या आने वाला है? उससे आंसर आने वाला है 1:2। तो इक्वल रेशियो में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू बराबर होती है, और उस एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू बराबर होने से इक्वल रेशियो का हमेशा आंसर 1:2 बना। ठीक है, बराबर। मान लो जैसे हम दूध और पानी को मिक्स कर रहे हैं, तो दूध और पानी को मिक्स करके हम बोल रहे हैं कि दूध और पानी का जो रेशियो है ना वो इक्वल है। इसका मतलब यह है कि हम 10 लीटर दूध डाल रहे हैं ना, तो 10 लीटर पानी भी उसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल रेशियो बनाने के लिए, तो इक्वल रेशियो। दूसरा होता है, सेकंड टाइप ऑफ रेशियो होता है अनइक्वल रेशियो। सेकंड टाइप ऑफ रेशियो होता है अनइक्वल रेशियो।
अच्छा, अनइक्वल रेशियोज क्या होता है? अनइक्वल रेशियो बेसिकली दो तरह के अनइक्वल रेशियो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लेसर इनइक्वालिटी, एक होता है लेसर है ये, ठीक है, लेसर इनइक्वालिटी, और दूसरा होता है ग्रेटर इनइक्वालिटी। लेसर इनइक्वालिटी और ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, लेसर इनइक्वालिटी क्या होती है? लेसर इनइक्वालिटी होती है जब एंटीसीडेंट की वैल्यू छोटी हो कॉन्सिक्वेंट से, और ग्रेटर इनइक्वालिटी कब होती है? जब एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी हो कॉन्सिक्वेंट से, ठीक है। एग्जांपल में समझा देते हैं। लेसर इनइक्वालिटी का एग्जांपल हो जाएगा, लेसर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो लेसर इनइक्वालिटी का एग्जांपल हो जाएगा 3:7, 4:9, ठीक है। तो देखो, एंटीसीडेंट की वैल्यू अगर छोटी है कॉन्सिक्वेंट से, यानी ए की वैल्यू कम है कॉन्सिक्वेंट से, तो ऐसे रेशियो को कहा जाता है लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। और अगर एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी है कॉन्सिक्वेंट से, जैसे मान लो ये लिखा हो 8:5, तो एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी है कॉन्सिक्वेंट से। जैसे मान लो लिखा हो 7:3, ठीक है, तो 7:2 ऐसा लिखा हो, तो एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी है कॉन्सिक्वेंट से, एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी है कॉन्सिक्वेंट से, तो ऐसे रेशियो को कहा जाता है अनइक्वल रेशियो। और वो भी कौन सा अनइक्वल रेशियो? वो भी ग्रेटर अनइक्वल रेशियो, ग्रेटर इनइक्वल रेशियो, ठीक है। तो इक्वल रेशियो में तो क्या होता है, ए और बी यानी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू बराबर होती है, और इसमें छोटी बड़ी होती है। इक्वल रेशियो में तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बराबर होता है, और ग्रेटर इनइक्वल लेसर इनइक्वल में एंटीसीडेंट की वैल्यू, ए की वैल्यू छोटी होती है बी से लेसर इनइक्वलिटी में, और ग्रेटर इनइक्वलिटी में ए की वैल्यू बड़ी होती है यानी एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी होती है कॉन्सिक्वेंट से, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रेशियो, थर्ड टाइप ऑफ रेशियो को बोला जाता है इनवर्स रेशियो। थर्ड टाइप ऑफ रेशियो को बोला जाता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है? मान लो हमें कोई कहा जाए, हमें कहा जाए कि ए इज टू बी का इनवर्स करो, हमें कहा गया है कि ए इज टू बी का इनवर्स करो, तो ए इज टू बी का इनवर्स हो जाएगा बी इज टू ए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लो। मान लो हमें कहा गया कि 5:4 का इनवर्स करो, तो ये हो जाएगा 4:5, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल तो दो नंबर्स के लिए लिया कि ए इज टू बी का इनवर्स होगा बी इज टू ए। मान लो अगर लिखा हो ए बी सी, इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स ये नहीं होगा सी बी ए, ठीक है। उल्टा करने का मतलब ये नहीं होता तुम रेशियो को दोबारा से उल्टा करके लिखो, वो तो दो में चलेगा। अगर ए इज टू बी है ना तो उसमें चलेगा कि बी इज टू ए, लेकिन ए इज टू बी इज टू सी का अगर इनवर्स करे तो देखो समझ, पहले वाले प्लेस पर ए है, कौन सा नहीं है, कौन सी वैल्यूज नहीं है? पहले वाले प्लेस पर ए है ना, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज नहीं है? यहाँ पर बी भी नहीं है, यहाँ पर सी भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी रेशो। अच्छा, दूसरे प्लेस पर ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा ए सी। और लास्ट वाले प्लेस पर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, वहां पर आ जाएगा ए। क्योंकि ए है तो बी और सी नहीं है, बी है तो ए और सी नहीं है, सी है तो ए और बी नहीं है, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। अगर तीन वैल्यूज का इनवर्स कैलकुलेट करना है, या रेशियो में अगर तीन नंबर दिए हुए हैं तुम्हें इनवर्स कैलकुलेट करना है ना, तो उसका इनवर्स ये हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी का इनवर्स हो जाएगा बी इंटू सी रेशो सी, ए इंटू सी रेशो ए इंटू, ये इनवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका भी एक बार जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3:2:5, ये रेशियो है हमारे पास, और हमें कहा गया इसका इनवर्स कर।
तो पहले नंबर पे 3 है, तो 3 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10। दूसरे नंबर पर 2 है, तो 2 को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15। तीसरे नंबर पर 5 है, तो उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6। तो ये 3 to 5 का अगर मैं इन्वर्स करूंगा ना, तो 3 to 5 का इन्वर्स होगा 10:15:6। ठीक है, 3 to 5 का अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो 3 to 5 का इन्वर्स होगा 10:15:6। नेक्स्ट लिखो नंबर 3। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन्वर्स रेशियो में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना तो मेरे से पूछ लिया। इन्वर्स रेशियो में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इन्वर्स रेशियो में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, ठीक है, चलो। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो होता है कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है, देखो समझ। मान लो हमें बहुत सारे रेशियो दिए गए हैं, जैसे हमें दिया गया है A:B, हमें दिया गया है C:D, हमें दिया गया है E:F। हमें 3 रेशियो गिवन है, A B C D E F, और हमें कहा गया है कि इन 3 रेशियो को कंपाउंड करो। कंपाउंड का मतलब मिक्स करो, इन 3 रेशियो का कंपाउंड रेशियो बनाओ। अब एक चीज बताओ, तीनों रेशियो का एंटीसीडेंट क्या है? देखो मैं तीनों रेशियो को अगर ऐसा लिखूं, ABCDEF, तो तीनों रेशियो का एंटीसीडेंट जो होता है ना, तीनों रेशियो में एंटीसीडेंट है ACE, तो ACE तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तीनों रेशियो का कॉन्सिक्वेंट है BDF, BDF आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मेरे को ABCDEF का कंपाउंड करना है, तो कंपाउंड करने के लिए मैं तीनों रेशियो का एंटीसीडेंट और तीनों रेशियो का कॉन्सिक्वेंट आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। मान लो हमारे पास में रेशियो है 2:3, 4:3, 5:2। हमारे पास एक ऐसा रेशियो है और हमें कहा गया है कि इसका कंपाउंड बनाओ, इसका कंपाउंड रेशियो बनाओ। तो तीनों रेशियो का एंटीसीडेंट 2 × 4 × 5, ठीक है, 8×5 = 40। तीनों रेशियो का एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर दिया, और तीनों रेशियो का 9 दूनी 18, 3 3 9, 2 18। हमने तीनों रेशियो का कॉन्सिक्वेंट भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों में कॉमन है, अभी दोनों ही 2 के मल्टीपल्स है, तो अभी 2 के मल्टीपल्स है, तो ये हो जाएगा 20:9, और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर हमें 2:3, 4:3 और 5:2 का कंपाउंड करना है, तो कंपाउंड करने पर आंसर आएगा 20:9। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सॉरी सॉरी, ये इरेज कर दो सारा। कंपाउंड रेशियो में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। कंपाउंड रेशियो में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 हम बात करते हैं। नंबर 5 और 6 दो ही रेशियो करेंगे आज हम, एक और रेशियो बाकी बचेगा वो कल करेंगे। नंबर 5 है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो नंबर 5। ठीक है, अच्छा देखो डुप्लीकेट रेशियो, चलो ये लास्ट कर रहे हैं, फिर हम क्या है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तो हम ये लास्ट कर रहे हैं। मैं कल से तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम देने स्टार्ट कर दूंगा, तो आज फर्स्ट क्लास है तो हम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, देखो A:B का, मान लो मेरे को कहे कि A:B रेशियो का डुप्लीकेट करो, A:B रेशियो का डुप्लीकेट करो, तो A:B रेशियो का डुप्लीकेट हो जाएगा A²/B²। जो भी रेशियो होता है ना, तो एंटीसीडेंट का भी स्क्वायर कर देता है, कॉन्सिक्वेंट का भी स्क्वायर। एग्जांपल ले लो, इसका भी एग्जांपल ले लो। मान लो हमें कहा गया है
कि 5:6 का डुप्लीकेट करो। हमें कहा गया है कि 5:6 है, हमें इसका डुप्लीकेट करना है। तो 5:6 का डुप्लीकेट होगा 25:36। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया A:B का डुप्लीकेट। मान लो हमसे कहा जाए कि A:B का ट्रिप्लीकेट करो। अभी हमने डुप्लीकेट कर लिया, अब हमें कहा गया है कि A:B का ट्रिप्लीकेट करो। तो ट्रिप्लीकेट होता है A³ - B³। ठीक है। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, ट्रिप्लीकेट करने में बस हम क्यूब कर देंगे। जैसे हमसे कहा जाए कि 2:3 का ट्रिप्लीकेट करो, 2:3 का ट्रिप्लीकेट करो, तो ये हो जाएगा 8:27। बस हम 2 का भी क्यूब कर देंगे, हम 3 का भी क्यूब। तो ये हो गया 2:3 का ट्रिप्लीकेट। किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार इसके। यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। फिलहाल तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, हमने तो अभी फिलहाल टाइप्स ऑफ रेशो पढ़े हैं। तो टाइप्स ऑफ रेशो अभी 2 टाइप के रेशो और बाकी है। वैसे तो और भी टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग अभी 2 टाइप के रेशो और भी बाकी है। फिर वो हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करें। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। ध्यान रखना तुम लोग एक बार, और थोड़ा सा है ना, जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा बैठ के रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, चलो ध्यान रखना तुम लोग।